हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। सर, थोड़ा सा हमें आपके बारे में बताइए, आपकी स्टूडेंट लाइफ, देन आप इस पोजीशन पर कैसे पहुंचे, किन चीजों ने आपको प्रेरित किया, मोटिवेट किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, और क्या-क्या चैलेंजेस रहे? मैं वैसे गांव का रहने वाला हूं और अभी भी गांव से मेरा बहुत लगाव है। ग्रामीण एजुकेशन 8वीं तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे 8वीं पढ़ डाला, पर 8वीं में मेरिट में आया था मैं। हमारे समय में बोर्ड की परीक्षाएं होती थी 8वीं क्लास की। अब तो वो सारी चीजें बंद हो गई, अब सतत मूल्यांकन होते हैं। जी। और 9वीं के बाद कुछ कुछ समझ में आने लगा। और मेरा हाई स्कूल भी ग्रामीण क्षेत्र से हुआ। हालांकि मैं एक क्लास दुर्ग से पढ़ा हूँ, दुर्ग मल्टीपर्पज से। फिर उसके बाद 10th और 11th जी। मैंने फिर वहीं से ग्रामीण क्षेत्र से किया। उसके बाद मेरा एजुकेशन, हायर एजुकेशन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से हुआ। मैं 83 में बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद लगभग पढ़ाई छोड़ दिया था, जी। क्योंकि मेरे घर में खेती होती थी और डेयरी भी थी। और चूंकि मैं अपने भाई बहनों में अकेला भाई था, मेरे 7 सिस्टर थे, तो लगभग सबकी एजुकेशन मेरे पिताजी ने इंदौर और जबलपुर से कराया। तो मेरे पिताजी, मैं चूंकि अकेले था तो मेरे को नौकरी कराना नहीं चाहते थे। जी। आप पढ़ो बोले, मैं आपको नौकरी नहीं कराना चाहूंगा, आपको मैं पढ़ा लिखा के इस मेरे विरासत का मालिक बनाना चाहता हूं बोले। पर मुझे मेरी माँ ने कहा कि पढ़ा लिखा है तो जाने दो, कुछ समय पढ़ने लिखने का भी जो अनुभव है वो स्कूल में ही तो पढ़ाना है इनको, जाने दो। तब भी मेरे पिताजी एग्री नहीं थे, बड़े मुश्किल से तैयार हुए। वो बोले ठीक है, बोले आपको जाना है तो जाओ, बोले मेरी इच्छा नहीं है बोले। पर मैं यहाँ आके मैंने अपने काम को बहुत अच्छे से, अब तो अप्रैल में मेरा रिटायरमेंट है। जी। मैं, मेरी जितनी क्षमता रही मैं टीचिंग से भी जुड़ा रहा। अब एजुकेशन में है तो टीचिंग से तो जुड़ेंगे। बड़े शौक से पढ़ाता था मैं, जितना मेरे पास ज्ञान था, जो मेरा सिलेबस था, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ाता था। और बच्चों से मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरी अभिरुचि बच्चों के साथ बहुत अलग किस्म की रही। मैं बच्चों से बिल्कुल फैमिलियर होके बात करता था। फैमिलियर हो होने के बाद ही मैं किसी टॉपिक पर चर्चा करता था। तो उससे मुझे एक चीज समझ में आया कि बच्चों के सामने हम जितना ज्यादा सरल होंगे तो बच्चे अपने कठिन चीजों को ज्यादा सहज तरीके से पूछ लेते थे। भले वो चीजें मैं सॉल्व कर पाता था नहीं कर पाता था अलग विषय है, लेकिन बच्चों को जानने का मुझे अवसर मिलता था और उनके प्रॉब्लम को मैं कैसे भी करके सॉल्व कर ही डालता था। और ग्रामीण एजुकेशन तो चुनौतीपूर्ण रहते ही है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में टीचर्स पर्याप्त नहीं रहते, अपने से पढ़ाई करने हैं
और अगर हम पीछे ले जाते हैं अपने आप को, तो हमको ज़्यादा ये भी पता नहीं होता था उस समय कि कौन सा टीचर कौन से विषय का है, किससे क्या क्या पूछना है। तो हिंदी वाला है तो भी हम उनसे गणित पूछ देते थे, पर वो कभी नहीं बताते थे कि हम हिंदी वाले हैं या गणित वाले हैं। वो कुछ ना कुछ जरूर उसमें वो हमको समाधान देते थे, सॉल्व करते थे, और उसी से हम खुश हो जाते थे। तो ऐसे धीरे 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 हम लोग, अब जबलपुर में एजुकेशन हुआ। मैं तो वैसे भी पढ़ाई छोड़ दिया था। मेरे को तो अक्टूबर में मेरे से जस्ट आगे वाली सिस्टर ने मुझे कहा कि भाई तेरे को पढ़ना है, तू मेरिट में आया है, तू पढ़, ऐसा वैसा करके। तो फिर चला गया। अक्टूबर में मेरे एडमिशन हो गया और फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद फिर पीजी किया जबलपुर में, महाकौशल कॉलेज, जिसको रॉबर्टसन कॉलेज भी बोलते हैं, वहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ। और बढ़िया रहा, अच्छा रहा, ठीक है। फिर ये भी हमारा सौभाग्य है, यहाँ तक पहुँच गए और आत्मसंतोष है जो यहाँ बच्चों के लिए हमें काम करने का अवसर मिला। बहुत इंटरेस्टिंग रहा। जिन बच्चों से मैं एजुकेशन से जब मैं यहाँ जुड़ा, तो जिन बच्चों से मेरा शुरुआती दौर से लेके आज पर्यंत तक वो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो मुझसे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब जो है, मुझे ये लगा कि चलो मेरा परिवार बढ़ा है, कम नहीं हुआ। जी। और आज भी वो बच्चे मेरे से मिलते जुलते हैं। अब तो सब अपने परिवारों के साथ हैं, सब बाल बच्चे वाले हो गए, और देख के बहुत खुशी होती है। और मेरे सभी पढ़ाए हुए बच्चे लगभग व्यवस्थित, और अधिकांश बच्चे जॉब में हैं, और अच्छे से अच्छे जॉब में भी हैं, और हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तो मेरी बड़ी सिस्टर जो थी, इंदौर में पढ़ती थी उस समय, उनको देख के मैं ज्यादा प्रभावित होता था। पिताजी उनके लिए अपना सारा चीज लगाना चाहते थे। वो इसलिए लगाना चाहते थे कि वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। जी। तो मैं कहा मुझे भी ऐसे होशियार बनना है ताकि मेरे में भी सब चीज लगा दें। ये हमेशा ऐसा रहता था। पर मैं ज्यादा अपने लिए खर्च नहीं कराया। मैं पढ़ते गया, कभी फेल नहीं हुआ। और फेल नहीं होता था इसलिए मेरे चाचा जी और पिताजी बड़े खुश होते थे। और खाली टाइम में मैं घर में खेती बाड़ी का काम भी करता था, और शारीरिक श्रम को मैं अपने प्राथमिकताओं में रखा। तो आलस जैसी चीज तो मेरे पर कभी हावी नहीं हुई। आज भी मैं कहूँगा कि मुझे आप कंटिन्यू 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड पढ़वा लीजिए। आपके पिताजी को भी मैंने पढ़ाया है। जी। आपके पिताजी बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, और लगभग ऐसे विद्यार्थी मेरे पास बहुत हैं जिनको मैं बोल नहीं सकता, अनगिनत। और सबका स्वभाव इन्हीं के टाइप का है। मतलब मेरे से तो रोज कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट मिलता है। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, पुराना विद्यार्थी। और बाहर से भी आते हैं मिलने के लिए, तो अच्छा लगता है। यहाँ भी मैंने अभी वर्तमान में अपने आप को इतना सहज बना के रखा है कि मेरे छोटे से छोटे क्लास के बच्चा भी, यदि उन्हें लगता है कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे पास सहजता से आ जाते हैं और बोले सर आप पढ़ाओगे क्या?
तो मैं चला भी जाता हूँ, चलिए पढ़ा देता हूँ ऐसा करके। तो ये भी एक सौभाग्य की बात है कि एक बच्चा मुझे यदि इस काबिल भी समझ रहा है कि मेरे सहजता की वजह से हो सकता है, मैं उनके सामने सहज रूप से उपलब्ध होता हूँ। वो अगर बोल दिए सर आप पढ़ाओगे, मैं बिल्कुल सहजता से चले जाता हूँ, सब काम छोड़ के चले जाता हूँ। क्योंकि मेरे पास तो टाइम है, उनके पास टाइम नहीं है, छुट्टी के बाद तो वो रुक नहीं सकते। जी। तो मैं उनको अच्छे से जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि उस बच्चे को मैं समाधान दूं। और पाठ्यक्रम के अलावा मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि स्वयं का अनुशासन बहुत अच्छा हो, मजबूत हो, तो किसी भी प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि कोई भी प्रेरणा हमें किसी काम की शुरुआत तो करा सकती है, हमारा अनुशासन, हमारी आदतें हैं उसे आगे बढ़ाने का काम करती है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी सर। और बताइए। सर ये आपका बड़प्पन है कि कोई भी बच्चा बुलाता है तो आप पढ़ाने चले जाते हैं, जबकि आप प्रिंसिपल की पोजीशन पर हैं। नहीं तो कुछ स्कूलों में टीचर्स भी पढ़ाने नहीं जाते, और ये दुर्भाग्य है उन बच्चों का और उन स्कूलों का, चलिए छोड़ते हैं उन्हें। सर मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि आजकल ना बच्चों के और पेरेंट्स के जो ओपिनियंस हैं वो मैच नहीं करते, उनमें विवाद बहुत होता है, तो पेरेंट्स से कैसे डील करना चाहिए? बहुत शानदार जवाब प्रश्न किया है आपने। ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि बच्चे कम, पेरेंट्स ज्यादा जवाबदार हैं। जिस समय बच्चों को पेरेंट्स की जरूरत थी तो पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, और समय निकलने के बाद पेरेंट्स अगर कह रहा है कि मेरे तालमेल में खामी है और उसका रीजन आप जैसे लोग सवाल करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अब पेरेंट्स को कुछ चीज़ों के लिए ऐसे शिकायत के अवसर नहीं आने देना चाहिए। और आज जो बच्चों में और पेरेंट्स में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, इससे बच्चों का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि युवा हैं, युवा पीढ़ी है, उनके भी अपने किस्म के जिद होते हैं। सही चीज़ों के लिए उन्हें जिद्दी नहीं बनाए, उनकी कई आदतों के लिए हम ही जवाबदार हैं। और मैं ऐसा कहूँगा कि उसमें सुधार किया जा सकता है। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों से प्रेम से बात करें, समय दें, और कुछ नहीं, हमारे पास हम कितने भी वर्किंग वाले हों, 7 बजे के पहले हमारे काम खत्म हो जाने चाहिए और हमें परिवार के साथ होने चाहिए, बच्चों के साथ भी हमें होने चाहिए, उनके पढ़ने लिखने के मामलों का भी हमें जो है जानकारी लेना चाहिए, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। और उन पर हमें खुद भी, अगर हमें नॉलेज है, थोड़ा बहुत सामर्थ्य रखते हैं, तो पढ़ाना चाहिए एक पालक की हैसियत से। और जितने देर तक बच्चा घर में रहता है, पढ़ता है, उस समय हमें भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। हम जो नहीं कर सकते वो हम बच्चों से कराना चाहते हैं। अरे कुछ नहीं तो हमको अपने घरों में बढ़िया शानदार लाइब्रेरी बनाना चाहिए। बच्चे अपने सिलेबस पढ़ें, हम भी लाइब्रेरी के और चीज़ों को पढ़ें। कम से कम बच्चे को इस बात का तो जानकारी होगा कि मेरे पेरेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए।
पढ़ने की संस्कृति आज खत्म हो गई है। और पढ़ना आसान नहीं है। आप आम पब्लिक में देखिए, हम केवल कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं, हम केवल जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। हमारे पास इसके अलावा और भी चीजें हैं पढ़ने की, वो क्यों नहीं पढ़ते? या तो हम गूगल पे या यूट्यूब पे जाके हम कोई चीज सर्च करते हैं। हमें बुक्स पढ़ने चाहिए। हमें जो है मैनुअल उस पर जाना चाहिए, ताकि बच्चे हमारे अनुसार वो भी, उनमें भी अधिक देर तक बैठ के पढ़ने की आदत पड़े उनमें। उनके साथ, बच्चों के साथ हमें बैठ के साथ में भोजन करना चाहिए। हमें अपनी थाली तक खुद धुलना चाहिए अगर बच्चे को सिखाना है। हमें घर के किसी भी काम के लिए किसी भी प्रकार की ईगो की आवश्यकता नहीं। और ईगो है भी क्या चीज, और ईगो होना भी क्यों चाहिए? वो तो सब हमारा काम है। परिवार में तो सभी बराबर होते हैं ना। ठीक है, हम पेरेंट्स हैं, अलग बात है, लेकिन हम बच्चों को क्या संस्कार देंगे? तो मेरा मानना है कि परिवार में अगर जिस दिन हम लोग समय देना शुरू कर देंगे, हम अनावश्यक चीजों में ज्यादा समय दे देते हैं, और बच्चों के साथ और मुद्दे में अच्छे टॉपिक पर चर्चा करना चाहिए, और अच्छे अच्छे संदर्भ बच्चों के सामने रखना चाहिए, अच्छे अच्छे उदाहरण पेश करना चाहिए। उनसे भी उनके अनुभव, डेली के अनुभव लेना चाहिए। उनके लिए एक अच्छी टाइम टेबल होना चाहिए। उस टाइम टेबल पर खुद हम चलें, बच्चे चलेंगे। ये सब चीजें लगभग अस्त व्यस्त हो गई हैं, जबकि हम आज 21वीं सदी में हैं। पढ़ता सब है, पढ़ना सब चाहता है, लेकिन पढ़ने के तरीके बहुत कम लोगों को पते हैं। और पढ़ाई लिखाई सब व्यवहारिक होना चाहिए। मुझे विषय के अलावा मुझे दैनिक अपने जीवन की चीजें भी पता होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता सर, अगर अभी कोई स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहा है तो वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है? देखिए, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बृहद है, बड़ा अच्छा। प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक जी, अवसर ही अवसर है। यदि हमारा एजुकेशन 12th में ब्रेक होता है तो हमें डीएलएड की ओर बढ़ना चाहिए। वो हमारे एजुकेशन सेक्टर में आने का प्राथमिक मार्ग प्रशस्त करता है। हम ग्रेजुएशन जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम बीएड करते हैं, वो भी हमें मिडिल लेवल की ओर जाने के लिए प्रशस्त करता है। हम पीजी कर लेते हैं, पीजी के बाद हम हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, इस तरफ जानते हैं। ये वाला मार्ग प्रशस्त करता है। इसके बाद पीएचडी, नेट, स्लेट, अगर हमारे बढ़िया परफॉर्मेंस है, अच्छा डिवीजन है, परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, तो हम तो कहाँ नहीं जा सकते। हायर एजुकेशन में भी अवसर ही अवसर हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे प्रोफेशनल कॉलेज होते हैं, उनमें भी एक से एक डिग्रियां हैं। जी, ये है कि मेहनत करने वालों की कमी है। जो बच्चा टारगेट लेके चलता है, लक्ष्य लेके चलता है कि मुझे इस लेवल पे काम करता है, तो वो वहाँ उसके एजुकेशन में एक चीज आपने देखा होगा कि वो सोचना भी शुरू कर देता है और उस दिशा में वो काम भी करता है। तो अवसर बहुत, आज आप देखिए प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी और उच्च शिक्षा में भी इतने सारे गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, पद होते हैं टीचिंग लाइन में,
ये है कि वो अपना परसेंटेज वगैरह बढ़िया मेकअप करके चले, उसको अवसर मिलते हैं, आज भी अवसर मिलते हैं। ऐसा काम चलाओ बीएड डीएड नहीं करना है अपने को, एग्जाम भी देना है तो बहुत मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके दे, ताकि हमारा इसमें चयन हो जाए। आप देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, जी। इन सब करने के बाद व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो है, व्यापम जो है, व्यापम। बाकायदा परीक्षा आयोजित करती है और जो इस प्रकार के लक्ष्य लेके चलते हैं वो तैयारी से देते हैं, और चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, मिडिल लेवल हो, हायर लेवल हो, उच्च शिक्षा हो। उच्च शिक्षा वालों को तो नेट स्लेट और ये सब करने जी। पड़ते हैं, तो वो सब वो तो देखिए ग्रेजुएशन के बाद सब स्पष्ट हो जाता है और क्लियर, थोड़ा बहुत भी इधर उधर अगर कोई चीजें होती हैं ना तो वो सब क्लियर हो जाती है कि मुझे कहाँ जाना है। वो ग्रेजुएशन में ही पता चल जाता है कि मुझे अब हायर एजुकेशन में करना है या हायर सेकेंडरी लेवल पे करना है, उच्च शिक्षा लेवल पे करना है, कहाँ करना है, वो सब पता चल जाता है। और ये बात आप सही बोल रहे हैं, पहले से बच्चे को ट्राई कर लेना चाहिए कि मुझे एजुकेशन में जाना है, या मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, या मुझे खेती करना है, या मुझे व्यापार के क्षेत्र में जाना है। ये पहले से विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आज ऐसे साधन हैं जिन पर हम पहले से शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोगों से भी इस क्षेत्र में हम अनुभव लेके और जा सकते हैं। आज देखिए सब आदमी जॉब 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 बोल रहे हैं। संभव है क्या? नहीं। तो अब तो ये दौर जो है स्मार्ट किसान बनाने का दौर है, और शहर जो है वो गांव की तरफ वापस जाने का दौर है। जी। और मैं भी क्योंकि किसान परिवार से था, खेती करते थे मेरे पिताजी, तो मैं अप्रैल के बाद मैं उन्हीं खेतों की ओर वापस जाना चाहता हूँ। मेरी कुछ जवाबदारियां जो शेष हैं उनको मैं वहीं रह के पूरा करना चाहता हूँ, ताकि मेरे पेरेंट्स के जो ऋण हैं उनको थोड़ा बहुत चुका सकूं, क्योंकि मुझसे बहुत उम्मीद थी उनको कि यही हमारे विरासत को संभालेगा, और मैं जी। संभाला नहीं, मैं बाहर आ गया। तो उनको शायद उस समय काफ़ी निराशा हुई होगी। तो मैं पुनः वापस जाऊंगा और उन चीज़ों पर जो शेष जीवन है उन पर फोकस करूंगा, और उन्हीं चीज़ों को तलाशूंगा जहां मेरे पिताजी लोग छोड़ के गए। और शायद उन चीज़ों को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, पर इस क्षेत्र पे काम मुझे करना है। आप बताइए। सर, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। और सर, आप कितने वर्ष तक शिक्षक रहे? मैं 36 साल 4 महीने जी। शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। अच्छा। और ये मेरा सौभाग्य है, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत, मैं ऐसा मानता हूं कि एजुकेशन से बड़ा तो कोई क्षेत्र होता होगा। पवित्र पेशा, पवित्र व्यवसाय, पवित्र जॉब,
बच्चों के निर्माण के लिए अगर थोड़ा बहुत हमारा योगदान रहा होगा, रहे, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। क्योंकि टीचर के रूप में मतलब जो चेंजेस हम ला सकते हैं जी बच्चों में, वो टीचर ला सकता है। और टीचर के लिए तो मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा और क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और 1 लाख कितना, 4,84,000 योनियों के बाद हम मनुष्य की योनि में आते हैं, जी और वो भी शिक्षक जैसे दायित्व का निर्वहन करने के लिए अगर हमको अवसर मिला है, तो इस अवसर को, इस दुर्लभ अवसर को हमें बहुत ही संजीदगी से काम करना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आप भी प्रिंसिपल बन सकते हो, आप भी टीचर बन सकते हो, आप भी इस कुर्सी में बैठ सकते हो। ऐसा कर मेरे से मेरे बच्चे तक कई बार पूछे कि आपको सैलरी क्या मिलती है, तो मैंने कहा कि मेरे को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है 40 मिनट पढ़ाने का। तो बोले कितना मिलती है? मैं कहा मेरे को 25,000 एक पीरियड पढ़ाने का मिलता है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि 40 मिनट के लिए 25,000 कम होता है, कम से कम 80 मिनट होना चाहिए, या 160 मिनट होना चाहिए 80,000 25,000 के लिए। पर वैसा संभव नहीं है, जी तो मैं इस 40 मिनट को ही जितना बेहतर हो सके उतना करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने उस पाठ्यक्रम को दैनिक जीवन में जोड़ने का भी प्रयास बहुत किया। जिस टॉपिक पर हम टीचिंग करते हैं, उस टॉपिक को बच्चों के दैनिक जीवन में कहाँ दिखता है, कहाँ मेल खाता है, मैं जरूर अपने टॉपिक को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश जरूर करता हूँ। मुझे टाइम भी लगता है, मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, और स्लो। कोर्स कभी मैं अधूरा नहीं छोड़ा, कंप्लीट करता ही था। और मेरा सबसे पसंदीदा अगर आज कोई पूछे तो मैं मेरे क्लासरूम से और पसंदीदा पिच मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और बच्चे यदि सवाल करते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत सरल हूँ और क्लास में तो और भी सरल हो जाता हूँ, ताकि बच्चे मेरे से हर सवाल, अपने व्यक्तिगत सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत चीज़ों को भी कभी कभी शेयर कर देता हूँ। तो चूंकि मेरे टीचर भी वैसी रहे, आप मानेंगे नहीं, आज तो जो मैं देख रहा हूँ, हम लोग स्वयं को देखते हैं। हम जब गांव में रहते थे तो टीचर्स लोग तो सब बाहर के होते थे, तो गांव में उनके करीब में कौन होगा? गांव के लोग तो थोड़े बहुत होते थे काम से फुर्सत होने के बाद, लेकिन बच्चे ही तो सबसे पास में। हम हमारे टीचर के भी सारे काम करते थे, सोचिए आप। टीचर के घर में हम पानी तक भरते थे, पीने की पानी भर देते थे, उनकी घर की सफाई कर देते थे, लकड़ियों से खाना बनता था तो हम लकड़ी भी ला देते थे, कभी कभी हम खाना भी बना देते थे। और बनाते बनाते हम जो है टीचर से हमारी समस्याओं को भी पूछ लेते थे, सोचिए। हम तो मतलब
क्या बताऊं, मतलब हम अपने स्कूल की पुताई करते थे, टीचर के घर की पुताई भी करते थे। टीचर के घर के कपड़े लत्ते तक धुल देते थे। घर के कपड़े लत्ते मतलब अगर मान लो सर के हमारी कमीज खराब है, हम कमीज धुल देते थे। सर हम नहाने जा रहे हैं, आपके कमीज धुल देंगे, हम आपके कपड़े भी धुल देंगे। और धीरे अब सर भी इतने खुश हो जाते थे, वो अपनी समस्या, नहीं रे तुम लोग बहुत मेहनत किए हो, आ जाओ, तो कुछ प्रॉब्लम भी हमको सॉल्व कर देते थे। तो देखिए करीब में रहने का, हमारे सर लोग बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब अच्छे थे। और मैं तो हमेशा अपने टीचरों का भी मैं उदाहरण देता हूँ बच्चों के सामने। तो मैं मतलब बहुत अतीत पर जब मैं विचार करता हूँ तो आज उन शिक्षकों के आशीर्वाद से ही मैं शिक्षक बना क्या, ये सवाल मैं जरूर करता हूँ। सर आप इतने साल शिक्षा की फील्ड में रहे, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी कमियां हैं अभी भी स्कूलों में, और क्या करके किस तरीके से हम चेंज ला सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं? ज्यादा लग्जरियस बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमको एक विद्यालय मिल जाए, जी शिक्षक जरूर हो विद्यालय में। भले हमको स्कूल में नीचे बैठ के पढ़ना पड़े, ब्लैक बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो, डस्टर हो, चाक हो और टीचर हो, बस। इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि और बाकी जो सुविधाएं हैं वो तो होनी ही चाहिए समय के हिसाब से। आजकल अब देखे होंगे विद्यालयों में वॉशरूम और खेल का मैदान और टॉयलेट वगैरह तो सब अप टू डेट रहता ही है, ये तो होना ही जी चाहिए। लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा मतलब कि हम टेबल में ही बैठेंगे, टेबल में ही बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर सिंपल चीज है तो इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जो सुविधाएं हैं उस पर ज्यादा ठीक है। हमारा फोकस जो है वो पढ़ाई पर होना चाहिए, हमारे फोकस जो है भारतीय संस्कृति पर होना चाहिए। गुरुकुल में देखिए लोग बैठे हैं, पालथी मोड़ के बैठे हैं, जी कुर्सी टेबल में बैठते थे? नहीं बैठते थे। हम जितना पीछे जाएंगे हम उतनी नेचुरल चीजों पर ज्यादा फोकस होंगे। हम जितना एडवांस उस पर जाएंगे तो हम फिर आर्टिफिशियल चीजें हमारे जीवन में आते जाएंगी। हालांकि मैं इन चीजों को बोल रहा हूं तो लोग तो ये भी कह सकते हैं कि बहुत प्राचीन ख्यालात के लोग हैं, ये सब चीजें नहीं काम आती हैं। अरे मत आए, हमको उससे कोई ये नहीं, जो समझ रहे हैं उनके लिए उतना काफी है। जी वो सब काम नहीं आता, आता वही है जो हमारी भारतीय संस्कृति है। हमको जमीन में बैठ के खाना खाना चाहिए, हमारा डाइनिंग वो सब फालतू चीज है, वो चीजें खत्म हो गई हैं। इसलिए हमारे एजुकेशन के बहुत सारे सिलेबस भी अधूरे हैं। आज आप देखिए हमारे संस्कृति में भोजन की थाली सामने आया और बकायदा पानी आया, और हम बकायदा जो है जल से पूरे थाली को जल फेर के और ओम सैनोम मनत्तु सवीर्यम करवा वही तेजस्वी नाम दीत मस्तु महावीर दिशा वही, इन चीजों के साथ हम भोजन करते थे। आज वो चीजें कहाँ हैं? भोजन तो वो सिस्टम हम लोगों को कुछ समय के लिए, अन्न हमारे लिए कितना पावरफुल हो सकता है, अन्न हमारे जीवन में, भोजन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, जो हमको विचार देता है।
वो वैल्यूज आज कहाँ है? तो ठीक है, स्कूलों को ज्यादा लग्जरियस करने की जरूरत नहीं है, मूलभूत चीजें होना चाहिए, परंतु चाक, डस्टर और बोर्ड और टीचर यही रहे पर्याप्त। और टीचर व्यवहारिक रहे, मेहनती रहे, परिश्रमी रहे, नैतिक लेवल से बहुत मजबूत रहे। आज टीचर्स की सैलरी कम नहीं है, पर्याप्त है, बस समय देने आना चाहिए। जरूरत है तो 5 बजे ही नहीं, 7 बजे, 8 बजे तक भी बच्चों के लिए उन्हें समय देने वाला टीचर होना चाहिए। फिर देखो परिवर्तन कैसे नहीं आएगा। और अनावश्यक इस क्षेत्र में राजनीति नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये स्वतंत्र फील्ड होना चाहिए। टीचर को टीचर की तरह और विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह, और टीचर के साथ और एजुकेशन लाइन में समाज को खड़े रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए, और रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। पेरेंट्स पेरेंट्स से टीचर्स, पेरेंट्स से बच्चों से बहुत मधुर रिलेशन होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी, आज मैं बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये सब फालतू बात है। मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी, मेरे सर श्रीमान अंबिका प्रसाद पांडे जी थे। क्योंकि मैं अपने माता पिता का पुत्र अकेला था, बहनें तो मेरे 7 थे ना। तो मैं जहां मिडिल स्कूल पढ़ता था, मेरे हेडमास्टर साहब थे श्री अंबिका प्रसाद पांडे जी। उनके लिए हर बुधवार वहां बाजार लगता था, हर बुधवार 2 किलो घी, 2 किलो दूध लेके आते थे। मेरे बच्चे के गुरुजी के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, बाकायदा ऐसे टांग के चलते थे और गुरुजी के घर जाते थे और बाकायदा प्रणाम करते थे, पैर पड़ते थे, बिल्कुल सच। और गुरुजी ये दूध लाया हूँ, ये घी लाया हूँ। तो स्वाभाविक है टीचर का ध्यान तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही ना। पर हमारे टीचर ऐसे नहीं थे कि घी दूध वाले को ही ज्यादा पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाते थे, पर नाम से जानते थे कि ये काशीराम पट्टा का पुत्र है, तो उतना ही काफी हो जाता था। और उनके कारण ही फिर मैं मेरिट में आया 8वीं में। तो सबका आशीर्वाद बढ़िया रहा, अच्छा रहा, और वो चीजें वापस नहीं आ सकती। टीचर को समय देने वाला होना चाहिए, इतना तो मैं जरूर कहूंगा। टीचर के पास समय ही समय रहना चाहिए बच्चों के लिए, हर समय टीचर को तैयार रहना चाहिए। अब तो मेरा 30 अप्रैल को रिटायरमेंट है, उसके बाद मैं अभी बड़े सोच विचार में हूँ। ज्यादा चिंतित तो नहीं हूँ, पर 36.5 साल की सेवाएं जहां मैं दिया हूँ, मेरा सबसे इंटरेस्टिंग क्षेत्र रहा है। मेरे बच्चे भी अभी पूछते हैं मेरे से क्लास में कि सर आप अप्रैल के बाद कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तो बस यहीं रहूंगा, जब जैसा जरूरत होगा। दूरभाष तो बहुत आसान हो गया है, जी। उपलब्ध रहूंगा। और अच्छा करो, अनुशासन को अपना एक प्रिय हथियार बना लो, वो आपको जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचा देगा। ऐसा मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ। सर ऐसी कोई स्टोरी जो आप सुनाना चाहें? एक बढ़िया स्टोरी है मेरे पास। जब हमारी हमारी दीदी पढ़ती थी, शांति दीदी, इंदौर में, और मैं शायद दूसरी या तीसरी पढ़ता था, या चौथी, दूसरी तीसरी।
तो हमारे समय में मोबाइल और ये वो सब नहीं होता था, अंतर्देशीय में पत्र आता था और हमारे पिताजी भी अंतर्देशीय में पत्र लिखते थे और पैसे भी भेजना है तो मनी ऑर्डर करते थे जी। पोस्ट ऑफिस से। तो हमारे पिताजी शाम के इतना समय, शाम के हम सबको, परिवार के घर के लोगों को पढ़ाने के लिए उनके घर का विद्यालय खुल जाता था, एक कमरा होता था, आज भी है वो घर। बैठ जाते थे हम सारे लोग, बस्ता लेके अपने बैग लेके बैठ जाते थे। तो हमारी दीदी की चिट्ठी आती थी अंतर्देशीय, तो उसको वो बाँचने के लिए बोलते थे, पढ़ के सुनाओ इसको बोलते थे। तो छोटे क्लास वाले तो कुछ मात्राओं में अगर कहीं हम पढ़ने में गलत कर जाते थे ना, तो हमको लकड़ी से पिटाई हो जाती थी, डंडे से पीट देते थे कि तुमको पढ़ने नहीं आता, तुमको उच्चारण करने नहीं आता, तुम्हारी मात्रा गलत है, तुम्हारा ये गलत है, वो गलत है, ऐसा। तो हमको बहुत डर होता था चिट्ठी आने की, कि हमारी दीदी की चिट्ठी आएगी और वो चिट्ठी में नहीं पढ़ पाएंगे। भाई कॉलेज पढ़ने वाला चिट्ठी लिखेगा तो छोटे क्लास वाले तो थोड़ा उसको हिसाब किताब करके पढ़ेगा, तो थोड़ा जी। मात्राओं में हेरफेर होगी ना, उच्चारण ठीक से नहीं हो पाएगा। तो वही होता था और हमको मार पड़ती थी। तो जब भी हमारी दीदी वहां से आती थी घर इंदौर से, तो हम लोग गेट में खड़े हो जाते थे और हम अपनी दीदी को बोलते थे कि हमको बहुत मार खिलाते हो आप, गलत गलत चिट्ठी लिख के, और हम गलत गलत पढ़ डालते हैं, पिताजी हमको बहुत पिटाई करते हैं, हम उतना ही डंडा मारेंगे आपको, उसके बाद ही आप अंदर होना। तो हम लोग गेट में उतने डंडे मारते थे और हम वापस आते थे। तो पिताजी के वो वाला पढ़ाई का तरीका हमको कम से कम ठीक ठाक थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए सिखा दिया। अन्यथा अगर हमको डंडा नहीं पड़ता और हम अपने दीदी को डंडा नहीं मारते, फिर हम क्षमा मांग लेते थे, फिर हम किसी डर से पढ़ाई भी ठीक ठाक कर लेते थे। भैया गलत नहीं हो, ठीक ठाक पढ़ो, उच्चारण ठीक करना है, नहीं तो पिटना है। कभी कभी तो अंतर पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता था, हम पहले ही पढ़ लेते थे ऐसे ऐसे करके। तो जितना दिखता था, समझ में आता था, वो पढ़ लेते थे। बाकी जो पिटना तो है ही है, गलत होगा तो ये मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मानता हूँ। कहानी क्या, सच्ची घटना है जो आज कहानी के रूप में है। दीदी हमारी हैं, वो कभी कभी इस चीज को याद करती हैं तो खूब मतलब उनको भी अच्छा लगता है कि भाई हमारा पढ़ लिख के प्रिंसिपल बन गया, एक अच्छा टीचर रहा, तो मेरे को भी ठीक लगता है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा ज्ञान मिला। थैंक यू सो मच।